पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के कुछ हिस्से पर किया गया कब्जा। कैसे कर लिया पाकिस्तान ने आधे कश्मीर को अपने कब्जे में? क्यों आज भी कश्मीर पूरी तरह भारत का नहीं है? कैसे कर सकता है भारत कश्मीर को फिर से हासिल? दोस्तों, पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, आज भी भारत पाकिस्तान के बीच विवादों का कारण है। ये आज के वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पूरे इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, कश्मीर हमेशा से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग की वजह रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर पर से आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके बाद पाकिस्तान को ये और भी ज्यादा खटकने लगा है। दरअसल आर्टिकल 370 द्वारा जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस या लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई थी कि वे खुद अपनी सरकार चला सकते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक भाग पर हमला कर अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद से कश्मीर के इस हिस्से को इंडिया पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानती है, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है और इसे 2 हिस्सों में बांट रखा है, जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। पीओके के पास अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी है। साथ ही यहाँ आजाद कश्मीर अंतरिम संविधान अधिनियम 1974 के तहत शासित होता है। यहाँ कश्मीर का एक अलग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और परिषद बनाए जाते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से पावरलेस है और पाकिस्तानी सरकार के अंडर ही काम करते हैं। 2.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले जम्मू और कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास और इसका 10% हिस्सा चीन के अवैध कब्जे में है और 60% इंडिया के अंडर आता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो यदि गिलगिट बाल्टिस्तान को हटा दिया जाए तो यह 13,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी आबादी लगभग 40 लाख है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है और इसमें 8 जिले हैं, 19 तहसील हैं और 182 संघीय परिषद है। 1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली, तब अंग्रेजों ने राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया था, और तब जम्मू और कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान में से किसी को भी नहीं चुना और स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया। इसके बाद उसी साल जम्मू और कश्मीर के जिले पूंछ में राजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह हो गया, जिसका कारण क्षेत्र में किसानों पर दंडात्मक कर लगाना था। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पूंछ में रह रहे पश्तून आदिवासी, जिन्हें पहले से ही पाकिस्तानी सेना का समर्थन था, उन्होंने 21 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह से इस इलाके को आजाद करने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह कर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरि सिंह के सैनिकों ने इस हमले को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहे और पाकिस्तानी सेना ने पूरे पूंछ जिले पर अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद उन्होंने मुजफ्फराबाद और बारामूला को भी कब्जे में ले लिया। और आपको बता दें कि बारामूला श्रीनगर से केवल 35 माइल की दूरी पर था और ये आक्रमणकारी श्रीनगर से 20 माइल से नॉर्थ वेस्ट की ओर तक पहुंच गए थे। इस बिगड़ती स्थिति को देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर को भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल से सैन्य मदद मांगी, जिसके जवाब में पटेल ने कहा कि भारत उसकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक वह भारत में शामिल नहीं होते। जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असोसिएशन पर साइन कर जम्मू और कश्मीर को भारत में ऑफिशियली शामिल कर दिया, और इस समझौते के तहत भारत अब जम्मू और कश्मीर के रक्षा, विदेशी मामले और संचार के लिए जिम्मेदार था। जिसके बाद भारत ने तुरंत ही अपनी सेना को श्रीनगर भेजा और फिर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सपोर्टेड सेना को बैक फुट पर ला दिया। फिर 1 जनवरी 1948 को भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जम्मू और कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड स्टेट में उठाया। इसके बाद अप्रैल 1948 में यूनाइटेड स्टेट ने रेजोल्यूशन 47 पास किया, जिसके माध्यम से पाकिस्तानी सेना को जम्मू और कश्मीर से जाने का आदेश दिया गया और फिर भारत को भी वहां से सेना कम करने के लिए कहा गया। विद्रोह के बाद जनमत संग्रह करने के लिए कहा गया, जिससे लोग खुद वोट करके एक नतीजे पर पहुंच सके, लेकिन पाकिस्तान के नॉन विड्रोवल के कारण जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं। आखिरकार 1949 में कराची एग्रीमेंट के जरिए दोनों देशों के बीच सीज फायर लाइन स्टेब्लिश की गई, लेकिन जो जिले पाकिस्तान ने हथियाए थे वो उसके पास ही रह गए। कुछ साल बाद 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत 5000 स्क्वायर किलोमीटर के ट्रांस कराकोरम ट्रैक्ट या शाक्सगम ट्रैक्ट चाइना को दे दिया गया। गिलगिट बाल्टिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में स्थित शाक्सगम ट्रैक्ट अब चाइना के शिंजियांग का हिस्सा बन चुका है
और फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट द्वारा सीज फायर लाइन्स को ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया और दोनों देशों में कश्मीर विवाद को द्विपक्षीय हल करने का फैसला लिया। 22 फरवरी 1994 को इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। इसी के साथ इंडिया ने डिमांड की कि पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर को छोड़ दे। 26 सितंबर 2020 को यूएन जनरल असेंबली में इंडिया ने फिर से वही स्टैंड लिया, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविजनल फिफ्थ प्रोविंस घोषित किया, जो यूएन रेजोल्यूशन, कराची एग्रीमेंट और शिमला एग्रीमेंट को वायलेट करता है। अब बात करते हैं इंडिया के लिए पीओके कितना जरूरी है। यदि स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पीओके कई देशों के बॉर्डर को शेयर करता है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में वखाना कॉरिडोर अफगानिस्तान और नॉर्थ में शिंजियांग चाइना, और साथ ही ईस्ट में कश्मीर भी है। और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पीओके फ्रेश वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज से अबंडेंट है, भरपूर है। और यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मीरपुर और मुजफ्फराबाद में सोना, कोयला, चौक, ग्रेफाइट और बॉक्साइट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो चाइना ने $50 बिलियन इन्वेस्ट करके चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बनाया है जो पीओके से गुजरता है। और वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान अफगानिस्तान के जरिए भारत के लिए गेटवे टू सेंट्रल एशिया बन सकता है और साथ ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का महत्वपूर्ण लिंक भी बन सकता है भारत के लिए। भारत के कई एफर्ट के बावजूद भारत पीओके को दोबारा हासिल नहीं कर पाया है, जिसके कई कारण है। सबसे पहले तो पीओके के पहाड़ी क्षेत्रों के कारण इसमें पहुंचना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तानी टेररिज्म कम ऊंचाई पर होने के कारण ये यहां आराम से पहुंच सकते हैं। इंडिया हमेशा से ही नो फर्स्ट अटैक पॉलिसी को मानता आ रहा है और हर सरकार इस पर कायम रही है, लेकिन यदि पाकिस्तान पहले हमला कर वॉर शुरू करता है तो इंडिया के पास कश्मीर वापस हासिल करने का एक अच्छा मौका बन जाएगा। पीओके में लगभग सभी जिहादी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान भावनाओं का समर्थन करते हैं और यहाँ की जातीय रूप से नॉन कश्मीरी पॉपुलेशन अपने आप को कश्मीर से नहीं जोड़ पाती। एक और कारण चाइना का वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है और CPEC भी है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इनिशिएटिव भी है, जिसके कारण इंडिया को चाइनीज एग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। और आखिर में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों ही न्यूक्लियर पावर से लेस है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी NTI सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास करीब 280 kg का वेपन्स ग्रेड प्लूटोनियम स्टॉक फाइल है। यहाँ अगर जंग हुई तो न्यूक्लियर रिटेलिएशन दुनिया भर के लिए परेशानी बन सकती है और इसीलिए ही पीओके को सैन्य बल से हासिल करना एक बड़ी चुनौती रहा है। भारत अपना स्टैंड मजबूत करने के लिए कई स्टेप्स ले सकता है। सबसे पहले भारत एक पीओके एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्साइल सेटअप कर सकता है, जिन्हें पीओके रिफ्यूजीज सपोर्ट कर सकते हैं। इसी के जरिए पीओके रिफ्यूजीज को एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो अपनी शिकायतों को आवाज दे सके और सरकार तक पहुंचा सके और यहाँ तक कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। पीओके की जनता ने कई बार पाकिस्तान के दमन या दबाव के बारे में आवाज उठाई है और भारत इन लोगों का सपोर्ट रिफ्यूजीज के थ्रू हासिल कर सकता है और ये सपोर्ट भारत के स्टैंड को इंटरनेशनली मजबूत कर सकता है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व रखी गई है, जो इस वक्त खाली है। और जम्मू और कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जब तक पीओके में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नियुक्त नहीं होते तब तक ये सीट्स ऐसे ही खाली रहेंगी। इस एक्ट पर बातचीत करके सीट्स को भरा जा सकता है और पीओके का लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन हो सकता है। और वहीं दूसरी ओर गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को भी बेहद नजरअंदाज किया जाता है और वे निगलेक्टेड महसूस करते हैं। उन्हें अब तक पाकिस्तान में पूरी तरह शामिल नहीं किया गया है, जिस कारण उन्हें काफी डिसकम्युनिकेशंस का सामना करना पड़ता है। और साथ ही चाइना की बढ़ती दखलंदाजी के चलते लोकल्स को हमेशा ये डर बना रहता है कि उनकी टेरिटरी चाइना को सौंप ना दी जाए। और इन सब की वजह से भारत लाभदायक पोजीशन पर होगा अगर गिलगिट बाल्टिस्तान रिप्रेजेंटेटिव्स और भारत समर्थक कार्यकर्ता को भारत में रहने का आमंत्रण दिया जाए। इसी के साथ भारत को चाइना के साथ खुला संवाद शुरू करना चाहिए, जिससे भारत गिलगिट में CPEC इन्वेस्टमेंट्स पर चर्चा कर सकता है। लेकिन यह कितना प्रॉफिटेबल होगा यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से ही एंटी इंडिया के मामलों को सपोर्ट किया है। इसके अलावा अफगानिस्तान तालिबानी विद्रोह के कारण राजनीतिक तौर पर स्थिर नहीं है।
यूएस के विड्रॉवल के बाद अगर अफगानिस्तान में एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट पावर में आती है तो इंडिया को इसके काफी फायदे हो सकते हैं। अगर इंडिया अफगानिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट देता है तो उसके लिए पीओके को दोबारा कैप्चर करने में भी आसानी हो जाएगी। और आखिर में ग्लोबल सपोर्ट इंडिया के सभी मोटिव्स के लिए जरूरी है। अगर इंडिया अफगानिस्तान में यूएस की मदद करे तो यूएस अफगानिस्तान से आसानी से विड्रॉवल कर सकता है, जिसके बदले में यूएसए इंडिया को पीओके मुद्दे पर ग्लोबल सपोर्ट दिलाने में मदद कर सकता है। चाइना पाकिस्तान नोक्शियस के खिलाफ इंडिया पहले से ही यूएसए के साथ क्वाड में काम कर रहा है और क्वाड के साथ बढ़ते रिलेशनशिप का भी इंडिया यहाँ फायदा उठा सकता है। अगर भारत पीओके को हासिल कर भी लेती है तो यह भी कहा नहीं जा सकता कि यहाँ कितने समय तक शांति बरकरार रह पाएगी। देखा जाए तो भारत अपने बजट का लगभग 35% डिफेंस पर खर्च करता है, जिसका एक मेजर शेयर जम्मू और कश्मीर को जाता है और ये सब कश्मीर विद्रोहियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों को रोकने के लिए होता है। अगर भारत पीओके को मिलिट्री द्वारा हासिल करेंगे तो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ विद्रोह एक बड़ी समस्या है जिसे समझना जरूरी है। और इस मिलिट्री अधिग्रहण ने नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा प्रभाव भारत के डेवलपमेंट पर पड़ेगा। यहाँ हम बस इतना कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब भारत जम्मू और कश्मीर को स्टेबलाइज और डेवलप करे, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट और लोगों का सपोर्ट भारत को पीओके को वापस हासिल करने में मददगार साबित होगा और शायद यहाँ शांति बनाए रखने में भी मदद करे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को भारत के हर जन तक पहुँचाए, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें।